नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 14 चौथा पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे एनिडेशन क्या होता है और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एलोलियोपैथी क्या होता है। ये दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनिडेशन हो और चाहे एलिलोपैथी हो। तो इसी के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में समझने वाले हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स लॉन्च कर रखा है मात्र 1,000 रुपए में। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और इसके साथ साथ में जो भी लेक्चर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, उसके लिए आपका ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। ये मेरी गारंटी है कि इसको पढ़ लेने के बाद आपको कहीं से और कोई भी बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इतना डिटेल में मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पूरे 1 साल का कोर्स है ये। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ कोर्स से रिलेटेड अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, एनिडेशन। एनिडेशन क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो अंतर फसली जो प्रणाली होती है, अंतर फसलों के बीच पूरक पारस्परिक क्रिया को एनिडेशन के रूप में जाना जाता है। जब पौधे को अंतर फसली प्रणाली के घटकों के रूप में उगाया जाता है तो घटक प्रजातियों के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। यह अनिवार्य रूप से एक फसल प्रजाति की उस पर्यावरण के प्रति प्रक्रिया है जो दूसरे प्रजाति की उपस्थिति द्वारा संशोधित किया जाता है। इसे एक घटक प्रजाति दूसरे की मदद करती है। एनिडेशन स्थान और समय दोनों में होता है। ये कह रहा है, सीधे सीधे ऐसे समझो, जब कोई एक ऐसा पौधा हो, जब हम दो पौधे को एक साथ ग्रो करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने हमने ग्रो कर लिया। यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर ग्रो कर लिया सरसों, ठीक। और सरसों के साथ साथ हमने क्या ग्रो कर लिया है, सरसों के साथ हमने खेती कर ली है मटर की। तो हमने दो खेती एक साथ कर रखी है, बिल्कुल इंटरक्रॉपिंग में। तो क्या होता है, कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है, यानी कि सरसों का कुछ चीज ऐसा होगा जो मटर को फायदा करेगा और मटर की कुछ ऐसी चीज होगी जो सरसों को फायदा करेगी। दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो इसी कंप्लीमेंट्री जो इंटरेक्शन होता है किसी इंटरक्रॉप में, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनिडेशन बोलते हैं। When plant are grown as component of an intercropping system, interaction between the component crop species occurs। तब इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन होता है। वो इंटरेक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। कई बार जो एनिडेशन होता है वो स्पेस की वजह से होता है और कई बार एनिडेशन जो होता है वो टाइम की वजह से होता है। तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि एनिडेशन होता क्या क्या है। तो जो हमारा भी, जैसे मैंने बताया, स्पेशियल एनिडेशन जिसको हम स्थानिक एनिडेशन बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अंतर फसलों के बीच पूरक पारस्परिक क्रियाएं स्थानिक स्थिति यानी कि स्थान और जगह से संबंधित होता है। इस सिद्धांत का उपयोग बहुमंजिला फसल यानी कि मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग में किया जाता है। घटक प्रजातियां हवा में अपनी छतरी यानी कि कैनोपी को फैलाकर या फिर मिट्टी में जड़ें फैलाकर विभिन्न ऊर्ध्वाधर परतें घेरती हैं। लंबी अंतर फसलें ऊपरी परतें घेरती हैं और तेज प्रकाश के प्रति सहिष्णु होती हैं, जबकि छोटी अंतर फसलें निचली परत घेरती हैं और अपेक्षाकृत छाया प्रेमी होती हैं। इसी तरह मिट्टी में विभिन्न जड़ प्रणालियां गहरी जल वाली और उथली जड़ वाली अंतर फसलों को विभिन्न परतों के मिट्टी के संसाधनों को कुशल उपयोग करने के लिए उगाया जाता है। सीधा सीधा यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग होता है, यानी कि जो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग होता है, क्या कहते हैं उसको, बहुमंजिला फसली। जब बहुमंजिला हम खेती करते हैं तो इसमें जिस पौधे को ज्यादा सनलाइट चाहिए उसकी हाइट ज्यादा होती है, जिस पौधे को कम सनलाइट चाहिए उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। जिस पौधे को ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए वो पौधा नीचे ज्यादा गहराई तक जाता है, जिसको थोड़ा कम न्यूट्रिएंट चाहिए तो थोड़ा कम गहराई तक जाता है। तो अगर आप इसको ध्यान से ऐसे देखोगे
तो आपको पता चलेगा कि नीचे जमीन पर जो जगह घेर रहा है, यानी कि नीचे जो जड़ है, जड़ में भी पौधा अलग अलग कंपटीशन कर रहा है। एक पौधे की जड़ बहुत नीचे है, एक पौधे की जड़ बहुत ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई में देखें, एक पौधे की लंबाई काफी ज्यादा है, इसकी कैनोपी यहाँ जाके डेवलप हो रही है, और एक पौधा छोटा है तो इसकी कैनोपी यहाँ जाके डेवलप हो रही है। तो दोनों की कैनोपी भी अलग अलग स्पेस में हो रही है, और दोनों का जो रूट का डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशियल एनिडेशन बोलते हैं, यानी कि एनिडेशन इन स्पेस। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा तरीका का एनिडेशन है वो है हमारा टेम्पोरल एनिडेशन, यानी कि एनिडेशन इन टाइम। इसको क्या बोलते हैं, कालिक एनिडेशन। समय के पहलू में अंतर फसलों के बीच पूरक पारस्परिक क्रिया को कालिक एनिडेशन बोला जाता है। ऐसी अंतर फसलों की प्राकृतिक आदतें, वृद्धि की अवधि और प्रकाश व पोषक तत्वों की चरम मांग अलग अलग होती है, जिससे स्पर्धा कम हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें मक्का और उड़द या फिर मूंग, अगर इन दोनों की खेती हम एक साथ करते हैं तो क्या होता है, मक्का की जो पोषक तत्व की जो सबसे चरम ऊंचाई होती है, चरम मांग होती है, वो कब होती है, वो बुआई के 50 दिन बाद होती है। जबकि मूंग और उड़द का जो होता है वो 30 से 35 दिन बाद होता है। इसी तरीके से हमारी मूंगफली और अरहर है, और चाहे फिर ज्वार और अरहर के बारे में बात करें तो इसमें कह रहा है टाइम एनिडेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब हम दो फसलें एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो दोनों फसलों की जो न्यूट्रिएंट की जो पीक डिमांड है वो अलग अलग टाइम पर है। जैसे मेज की जो पीक डिमांड होती है वो कब होती है, जब मेज की एज 50 दिन का हो जाता है। जब बुआई के 50 दिन बाद मेज की जो न्यूट्रिएंट की डिमांड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वहीं अगर हम मूंग की बात करें तो अगर मेज के साथ हमने मूंग की खेती कर रखी है तो मूंग की जो पीक न्यूट्रिएंट की डिमांड होती है वो 30 से 35 दिन के आसपास में होती है। तो पहले मूंग को ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए तो इसको मिट्टी प्रोवाइड कर देगी न्यूट्रिएंट, और बाद में जब मेज को ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए तो मिट्टी इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने लगेगी। तो दोनों की जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है वो अलग अलग है। कहने का मतलब पहले पापा खाना खा लेंगे फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो इस तरीके से हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनिडेशन इन टाइम, यानी कि कालिक एनिडेशन इसको कहा जाता है। आगे हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होता है, एलिलोपैथी अंतर फसली और अनुक्रमिक फसल प्रणाली में फसल प्रजातियों के बीच रासायनिक पदार्थों या फिर विषाक्त पदार्थ, जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, के स्राव के माध्यम से होने वाली एक प्रतिस्पर्धी पारस्परिक क्रिया है। सीधा सीधा ये कह रहा है कि जब हम एलिलोपैथी में जब हम कोई कंपटेटिव इंटरेक्शन वाली दो क्रॉप इंटरक्रॉपिंग या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में लगाते हैं, यानी कि हम कोई दो ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं एक साथ में जो एक दूसरे के लिए कंपटेटिव है, प्रतिस्पर्धा वाली है, और किसी एक फसल से कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ या फिर ऐसे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं जो कि दूसरी जो हमारी फसल है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। ये रासायनिक जो पदार्थ होते हैं आमतौर पर एक फसल की जड़ों द्वारा छोड़े जाते हैं या उनके अवशेषों के सड़ने से उत्पन्न होते हैं। दूसरी फसल प्रजातियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यह संबंधित फसलों के अंकुरण, स्थापना और वृद्धि को प्रभावित करता है। सीधे सीधे ये कह रहा है कि चाहे कोई एक पौधे की जड़ से कोई टॉक्सिन निकल रहा हो, या कई बार ऐसा होता है कि जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो फसल के जो अवशेष बचे रहते हैं वो अवशेष जब सड़ते हैं तो उनसे ऐसे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी अगली फसल के लिए नुकसानदेह होते हैं। हमारी अगली फसल में जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होता, प्रॉपर स्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता है, और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे सूरजमुखी है, ज्वार है, अखरोट, खीरा, आड़ू और यूकेलिप्टस जैसे जो फसलें होती हैं, ये इनके अंदर अपना एलोलोपैथिक इफेक्ट होता है। कैसे कैसे होता है उसको मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। एलोलोपैथिक इफेक्ट का एग्जाम्पल और मैनेजमेंट को हम समझते हैं। जैसे सूरजमुखी अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में एलोलोपैथिक रसायन छोड़कर संबंधित फसलों को प्रभावित करता है। इसके अवशेष भी अपघटन बोले तो डिकम्पोजिशन के दौरान एलोलो रसायन उत्पन्न करते हैं जो अगली फसलों के अंकुरण को रोकते हैं। कह रहा है जैसे मान लो कि हमने क्या कर रखा है, अपने खेत में सूरजमुखी की खेती कर रखी है। अब जब ये सूरजमुखी की हम प्रॉपर हार्वेस्टिंग कर लेंगे और इसको अपने घर लेके चले जाएंगे,
तो सूरजमुखी की जो जड़ होती है उससे कुछ रसायन निकलते हैं, और इसके साथ साथ जो सूरजमुखी के अवशेष बचे हुए हैं, जब ये अवशेष बाद में मिट्टी में सड़ने लगेंगे, इनका अपघटन होने लगता है, तो वहां से भी एलोलोपैथिक इफेक्ट वाले ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी अगली फसल है। जैसे सूरजमुखी को हमने काट लिया, सूरजमुखी को काटने के बाद कोई हमने अगली फसल लगा रखी। अब अगली जब हमने फसल लगाई तो उसके प्रॉपर जर्मिनेशन को रोक रहे हैं। इससे निपटने के लिए क्या किया जाता है, सूरजमुखी की कटाई और अगली फसल की बुआई के बीच में 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। अगर इतना टाइम हम दे देते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही जो सूरजमुखी होती है, इसकी जड़ और इसके जो भी अवशेष बचे रहते हैं, सब कायदे से डिकम्पोज हो जाते हैं। और जब कायदे से डिकम्पोज हो जाएंगे तो ये अपना एलोलोपैथिक जो इफेक्ट है उसको नहीं कर पाएंगे। यह अगली फसल को दो तरह से लाभ पहुंचाता है। यह एलोलोपैथी प्रभाव को बचाती है और सूरजमुखी के अवशेषों को तेजी से अपघटन करके मिट्टी में नाइट्रोजन के खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन का कारण बनता है। जब हम 15 से 20 दिन का अंतर रख लेते हैं सूरजमुखी और इसकी अगली वाली फसल में, तो 15 से 20 दिन के अंदर जो सूरजमुखी है, इसके अवशेष जब मिट्टी में कायदे से सड़ के मिल जाएंगे, तो उससे ढेर सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ मिनरलाइजेशन भी बढ़ेगा, यानी कि खनिज की मात्रा भी हमारी मिट्टी में बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से एलिलोपैथिक इफेक्ट को मैनेज करने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। अगर हमने सूरजमुखी की हार्वेस्टिंग करके तुरंत कोई फसल लगा दी तो उस फसल का जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। एलिलोपैथी की बात करें तो ये दो तरीके का एलिलोपैथी होता है। एक तो होता है हमारा वास्तविक एलिलोपैथी और दूसरा होता है कार्यात्मक या फिर फंक्शनल एलिलोपैथी। तो हमारा जो वास्तविक एलिलोपैथी होता है, यह क्या होता है, यह पौधे से सीधे विषाक्त पदार्थ के स्राव के माध्यम से अन्य फसलों की जड़ों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि का प्रभाव पड़ता है। इसमें कह रहा है कि जो पौधे से केमिकल निकल रहा है, वो केमिकल डायरेक्टली जो है वो हार्मफुल है दूसरे पौधे के लिए। ठीक जैसे सूरजमुखी की जड़ से जो निकल रहा है, वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्टली हार्मफुल है किसी दूसरे पौधे के लिए, किसी दूसरे क्रॉप के लिए। फंक्शनल एलिलोपैथी क्या है, यह तब होता है जब पौधे द्वारा एक अग्रगामी यानी कि प्रोसेसर पदार्थ छोड़ा जाता है, जिसके बाद में मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा एक सक्रिय विषाक्त पदार्थ बना दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, होता है कि कोई एक पौधा है, वो एक ऐसा केमिकल निकाल रहा है, यानी कि कुछ ऐसा सब्सटेंस निकाल रहा है अपने जड़ों के माध्यम से। और जब ये सब्सटेंस मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सब्सटेंस को, जो अग्रगामी जो पदार्थ छोड़ा गया है मिट्टी में, उस पदार्थ को विषाक्त बना देते हैं। यानी कि जो ट्रू एलिलोपैथी होती है, इसमें जो विषाक्त पदार्थ निकलता है ये डायरेक्ट जड़ से निकलता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पौधे से नहीं निकलता। पौधे से कोई और चीज निकलती है, फिर उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन करके उसका उसको चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके का जो एलिलोपैथी होता है उसको फंक्शनल एलिलोपैथी कहा जाता है। आगे हम बात करें, वे एलिलोपैथी इज ऑब्जर्व, यानी कि एलिलोपैथी के अवलोकन के तरीके कैसे कैसे हम समझ पाएंगे कि एलिलोपैथी है। एक तो है एलो इनहिबिशन, बोले तो एलो इनहिबिशन, यह पौधे की प्रजाति द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ अन्य प्रजातियों के पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। और ऑटो इनहिबिशन जिसको कहता है, यह पौधे की प्रजाति द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ स्वयं उसी प्रजाति के लिए वृद्धि को रोकता है। दोनों का सीधे सीधे समझो। जैसे मान लेते हैं, जब हम आलो इनहिबिशन की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें एक पौधे की प्रजाति द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ अन्य प्रजाति के पौधों की वृद्धि को रोकते हैं। यानी कि सूरजमुखी से जो चीज निकल रही है वो किसी दूसरे पौधे को नुकसान करेगी, यानी कि कोई दूसरा पौधा, जैसे मान लो गेहूं है या उसके धान है या कोई और दूसरी फसल को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं जो ऑटो इनहिबिशन है ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि सूरजमुखी से जो एक केमिकल निकल रहा है, मान लेते हैं कि सूरजमुखी का ही एग्जाम्पल ले ले, तो सूरजमुखी से जो केमिकल निकाल रहा है, ये इसके अगल बगल जो दूसरे सूरजमुखी के पौधे हैं उनको ये सही से नहीं ग्रो होने दे रहा है। तो इस चीज को कम करने के लिए क्या करते हैं, ऑटो इनहिबिशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है और रो टू रो जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं।
इससे एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जब दूरी ज्यादा हो जाती है तो एलिलोपैथिक इफेक्ट घट जाता है। और ये जो आलो इनहिबिशन वाला सिस्टम है, इसको रोकने के लिए तो सीधा सीधा वही जो मैंने बताया कि दोनों फसलों को एक साथ नहीं ग्रो करो, और अगर दोनों एक फसल के बाद दूसरी फसल हम ग्रो कर रहे हैं तो उसके बीच में 20-25 दिन का टाइम रखो, जिससे कि वो प्रॉपरली डिकम्पोज हो जाए, जिससे एलिलोपैथिक इफेक्ट ना पड़े। आगे है हमारा एलिलोकेमिकल्स। कौन कौन से एलिलोकेमिकल्स पौधे हमारे निकालते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम होती है। एलिलोपैथी पदार्थने वाले या एलिलोपैथी दर्शाने वाले पौधे द्वारा छोड़े गए रसायनों को एलिलो रसायन के रूप में माना जाता है। इसका प्रकार और मात्रा पौधे की आनुवांशिकी और आसपास के वातावरण से प्रभावित हो सकती है। वे जड़ों से जैसे अखरोट, आड़ू या फिर वायवीय भागों से निकल सकते हैं, और बारिश या फिर गिरती पत्तियों के माध्यम से जमीन तक पहुंच सकते हैं। सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो एलोलोपैथिक जो केमिकल्स होते हैं वो कई कई जगह से निकलते हैं और ये कई चीज पर डिपेंड करते हैं। जैसे पौधे की जेनेटिक्स कैसी है, पौधे का जो जेनेटिक मेकअप है वो किस तरीके से है, इसके साथ साथ जो पौधा ग्रो हो रहा है उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो किस तरीके से है। ये जो हमारा एलोलो केमिकल निकलता है पौधे से, ये कई जगह से निकल सकता है। जैसे जड़ों से निकलता है, अखरोट और आड़ू में कहाँ से निकलता है, ये जड़ों से निकलता है। और बाकी फोलिएज पार्ट से, यानी कि तने से, पत्ती से, फूल से, फलों से, इन सब जगह से निकलता है। और इसके साथ साथ जब बारिश होती है तो पानी के माध्यम से वो जो एलिलो केमिकल निकल रहा है वो पत्तियों वत्तियों से पूरा बह के जमीन पे आ जाता है। जब पूरा पौधे पे पानी गिरता है ना, पौधा साफ होता है पानी के द्वारा, तो नीचे बह के चला आता है। इसके साथ साथ जब पौधे की पत्तियां जो हैं, ये पत्तियां जब जमीन में गिरती हैं तो इससे भी जो पत्तियों के अंदर जो एलिलो केमिकल्स थे वो मिट्टी के अंदर आ जाते। तो जैसे यूकेलिप्टस का आप उदाहरण लीजिए, यूकेलिप्टस जो होता है, इसकी पत्तियां जब होती हैं, ये पत्तियां जब इसकी बाद में जब झड़ जाती हैं खेत से, तो झड़ जाने के बाद जब वो जमीन पर आती हैं, इसके बाद अगर हमने खेत में सरसों के बीज की बुआई कर दी तो इसका अंकुरण बहुत कम होता है। या फिर सूरजमुखी की डंठल अगर हमने सूरजमुखी की बुआई कर रखी है, तो सूरजमुखी के बाद अगर हम ज्वार की बुआई करते हैं तो इसकी वृद्धि को रोकते हैं। यानी कि यूकेलिप्टस की जो पत्तियां गिरती हैं वो सरसों को सही से नहीं जर्मिनेट होने देती, और जो सूरजमुखी के जो स्ट्रॉ होते हैं, सूरजमुखी के जो पार्ट्स बचे रहते हैं, स्टॉक बचे रहते हैं, ये हमारे जो आने वाली फसल है सोरघम, इसको कायदे से ग्रो नहीं होने देते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। निगेटिव एलिलोपैथी या फिर नॉन कम्पिटेटिव इंटरेक्शन, यानी कि नकारात्मक एलिलोपैथी और गैर प्रतिस्पर्धी पारस्परिकता, यानी कि इसके विपरीत एक गैर प्रतिस्पर्धी पारस्परिकता भी हो सकती है, जहां पर एक सरल प्रजाति द्वारा हार्मोन जैसे पदार्थ का स्राव दूसरी फसल प्रजाति के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। बोले तो एक पौधे से कुछ ऐसा केमिकल निकल रहा है जो कि दूसरे पौधे में या दूसरे प्रजाति के पौधे के लिए वो फायदेमंद, इसे नकारात्मक एलिलोपैथी कहा जाता है। हालांकि फलीदार पौधे की जड़ ग्रंथियों से नाइट्रोजन का निकलना नकारात्मक एलिलोपैथी नहीं मान सकते। यानी कि जो हमने बताया दाल वाले जो पौधे होते हैं ना, दाल में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो हमारी लेगुमिनस क्रॉप के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं, रूट नोड्यूल्स जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उसको इसके अंदर नहीं माना जा सकता है। ये सीधे सीधे यहाँ पर बोल रहा है कि ये नहीं माना जाएगा। बाकी कोई एक ऐसा केमिकल निकल रहा हो जो कि वो केमिकल किसी दूसरे पौधे को जो उसके साथ में बोया गया है उसके लिए पॉजिटिव में काम कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव एलिलोपैथी बोलते हैं। जो एलिलोपैथी है ये अपने आप में ही निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव में अगर निगेटिव लग जाता है तो पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि अगर निगेटिव एलिलोपैथी है तो हमारे लिए वो अच्छी बात है। ठीक, आगे है लेग्यूम इफेक्ट, यानी कि फलीदार प्रभाव या फिर लेग्यूम इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, किसी भी फसल चक्र और सघन प्रणाली में फलीदार फसलों के लाभकारी प्रभाव को लेग्यूम इफेक्ट कहा जाता है। फलियों को शामिल करना कई मायनों में फायदेमंद है। कह रहा है कि जब हम एक साल में दो या दो से अधिक फसल लगाते हैं, 2, 3, 4 फसलें लगाते हैं, तो उस क्रॉपिंग सिस्टम में अगर हमने कोई एक या फिर दो दलहनी फसलों का उपयोग कर लिया है, तो इससे जो हमारी फील्ड है, हमारी जो मिट्टी है, इसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है, और हमारा जो प्रोडक्शन होता है मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बना रहता है।
वे जड़ ग्रंथियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिति में सुधार होता है। कहने का मतलब जो लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं, इनके जड़ों में रूट नोड्यूल पाए जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को अपने जड़ों में लाकर स्थिरीकरण कर लेता है। अंतर फसल के रूप में उगाए जाने पर वे संबंधित अनाज के लिए अनुशंसित नाइट्रोजन में 25% तक की बचत करती हैं। जो भी फसलें इनके साथ लगाई जा रही हैं या फिर दलहनी फसल के बाद लगाई जा रही हैं, तो उन फसलों की जो नाइट्रोजन की डिमांड है वो 25% घट जाती है। जैसे अगर हमने दलहनी फसल के बाद, जैसे मान लो हमने मटर की खेती कर रखी थी, मटर की खेती करने के बाद अगर हमने धान की खेती करी है, तो अगर धान में 100 किलोग्राम हमको फर्टिलाइजर पहले नाइट्रोजन देना पड़ता, तो अब हमको केवल 75 किलोग्राम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मटर की जड़ों ने जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लिया था, वो हमको आगे चलकर धान में यूज कर लिया जाएगा। उनके अवशेष और जड़ ग्रंथियां अगली फसल के उपयोग के लिए नाइट्रोजन छोड़ती हैं। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि मटर से धान को मिल रहा है। ये मिट्टी के फास्फोरस को कुशलता से अवशोषित करती हैं और उसे जैविक रूप में उपलब्ध कराती हैं। ये जो रूट नोड्यूल अच्छे से पड़ा रहता है खेत में, तो इसकी वजह से जो फास्फोरस है, इसको भी पौधे अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो डबल फायदा हो गया। एक तो 25% नाइट्रोजन की डिमांड घट गई क्योंकि नाइट्रोजन उसको मिल जा रहा है। ऊपर से ये चीज होने की वजह से पौधे जो अगला फसल है, यानी कि धान की जो फसल हम लगाएंगे, उसमें फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से जो पौधा है वो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करवाएगा। अनाज की तुलना में उनकी जड़ धनायन विनिमय क्षमता, बोले तो जिसको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, ये अधिक होती है, जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन अधिक द्विसंयोजक धनायनों को अवशोषित कर पाती है। इसको हिंदी में नहीं समझ पाए, अंग्रेजी में समझते हैं। दे हैव ए ग्रेटर रूट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इनके पास ग्रेटर रूट जो इनकी जो रूट होती है, इनके अंदर कैटायन एक्सचेंज की जो कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है सीरियल की अपेक्षा। यानी कि सीरियल में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती है और लेगुमिनस क्रॉप की जो जड़ें होती हैं वहां पर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी अगर अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमको 4 न्यूट्रिएंट का फायदा मिल रहा है। कैल्शियम भी मिल गया, मैग्नीशियम भी मिल गया, फास्फोरस भी मिल गया और नाइट्रोजन भी मिल गया, केवल एक फसल लगाने थे। तो ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं लेग्यूम इफेक्ट। इसीलिए कहा जाता है कि अपने क्रॉपिंग सिस्टम में लेग्यूम वाली फसलों को जरूर रखना चाहिए। अपने खेत में साल में एक बार दलहनी फसल की बुआई जरूर करनी चाहिए। सोरगम इफेक्ट क्या होता है? किसी भी तेजी से बढ़ने वाले अनाज से मिट्टी की पोषक तत्व समाप्त हो सकती है। ऐसे अनाजों के फसल अवशेष जिनका CN अनुपात व्यापक होता है, जो विघटित होने में लंबा समय लगाता है, इस प्रक्रिया के दौरान मिट्टी का नाइट्रोजन अस्थायी रूप से स्थिर यानी कि इमोबिलाइज हो जाता है, जिससे अगली फसल प्रभावित होती है। यह प्रभाव ज्वार में विशेष रूप से कम उपजाऊ मिट्टी में अधिक स्पष्ट होता है। ज्वार के प्रभाव को कम करने के लिए अगली फसल की पहली उर्वरक खुराक में 25% अधिक नाइट्रोजन देना पड़ता है, जिससे अपघटन बहुत तेजी से हो। यहाँ पर कह रहा है कि सोरगम जैसी जो फसलें होती हैं, ये फसलें मिट्टी से जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो होती हैं। अब बहुत तेजी से जब ये ग्रो होंगी और मिट्टी से बहुत ढेर सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेंगी, बहुत ढेर सारा पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो जो अगली हमारी फसल है, उस अगली फसल को नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा। कब तक? जब तक कि ये सोरगम के जो अवशेष हैं वो अच्छे तरीके से सड़कर कार्बन और नाइट्रोजन अलग अलग नहीं करते। तो क्योंकि इनके सड़ने में टाइम लगता है सोरगम को, तो इसी वजह से क्या करते हैं कि अगर हम दूसरी क्रॉप लगा रहे हैं सोरगम को हार्वेस्ट करने के बाद दूसरी क्रॉप, तो उस दूसरी क्रॉप में हमको 25% नाइट्रोजन पहली बार ज्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद जब बाद में ये सोरगम सड़ने लगा, तो देखो यहाँ पर हमने सोरगम की बुआई करी और यहाँ सोरगम का हार्वेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर फिर हमने कोई दूसरी फसल लगाई और यहाँ पर इसको हार्वेस्ट करेंगे, तो सोरगम का हार्वेस्टिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब इस टाइम पीरियड में इतनी देर तक तो ये सोरगम हमारा सड़ेगा। तो जब तक ये अच्छे से सड़ नहीं जाता, तब तक नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर इमोबिलाइज फॉर्म में पड़ा रहेगा। बोले तो नाइट्रोजन अगली हमारी जो फसल है, ये वाली जो फसल है,
ये नाइट्रोजन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमको 25% नाइट्रोजन ज्यादा देना पड़ेगा। और इतना टाइम आते आते तक जब हमारी ये वाली सोरगम की जो फसल थी, इसके अवशेष पूरी तरीके से जब सड़ जाएंगे, तो फिर हमारी ये वाली फसल को नाइट्रोजन फिर से मिलने लगेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को सोरगम इफेक्ट बोला जाता है। आगे है हमारा रागी एंड कॉटन इफेक्ट। रागी और कॉटन इफेक्ट क्या होता है? रागी एक अपवाद है, क्योंकि इसके अवशेष अन्य अनाजों के विपरीत तेजी से विघटित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में नाइट्रोजन का खंजीकरण हो जाता है। कहने का मतलब, जो रागी है ये बहुत जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, और जितनी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा उतनी जल्दी हमारी मिट्टी के अंदर मिनरलाइजेशन हो जाएगा। बोले तो इसके जो भी मिनरल्स थे वो सब मिट्टी में तुरंत उपस्थित हो जाएंगे, अगले फसल को प्राप्त होने लगेंगे। कॉटन प्रभाव क्या होता है? कपास की मिट्टी जो होता है, कपास मिट्टी की गहरी परतों से पोषण लेती है। कपास की जो फसल होती है इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई तक जाती हैं, इसीलिए मिट्टी में जो गहरी परत होती है वहां से ये पोषण लेती है, और सतह से तुलनात्मक रूप से कम पोषण तत्व को हटाती है। यानी कि नीचे से ज्यादा न्यूट्रिएंट ले रही है और ऊपर से कम न्यूट्रिएंट ले रही है। अगली फसल यदि उसकी जल प्रणाली उथली है, यानी कि जब हमने कपास की खेती करी, कपास की खेती करने के बाद अगर हम कोई दूसरी फसल की खेती कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने गेहूं की खेती करी, तब गेहूं की जो जड़ें होती हैं काफी उथली जड़ें होती हैं, यानी कि इसकी गेहूं की जो जड़ें होती हैं जमीन के अंदर बहुत गहराई तक नहीं जाती। तो कपास ने क्या किया था? जमीन के नीचे से न्यूट्रिएंट लिया था, और जो हम आगे गेहूं की बुआई करेंगे तो गेहूं जमीन के ऊपर से न्यूट्रिएंट लेगा। तो ऊपरी मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद अनुप्रयुक्त पोषक तत्व का उपयोग करने में सक्षम होती है। इस लाभकारी प्रभाव को कपास प्रभाव कहा जाता है। तो ये अभी आप लोग समझ गए हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को आप देख के जान सकते हो कि हमने जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स लॉन्च कर रखा है, उस कोर्स में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। मात्र 1000 रुपए में आप इसको खरीद सकते हो। खरीदने की विधि और कोर्स से रिलेटेड हर जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट और दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।